हेलो बच्चों, आरबीसी 12 बायोलॉजी में आज हम यूनिट 1 आवर्तबीजीय पादपों में जनन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुल 4 अध्याय है। पहला लेसन है आवर्तबीजीय पादपों में जनन यानी कायिक और अलैंगिक और लैंगिक जनन। दूसरा है नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। अध्याय 3 में परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन पढ़ेंगे और अध्याय 4 है पादप जनन की कुछ विशिष्ट विधियां। इन चारों पाठों के अंक भाग 4 है, अर्थात बोर्ड में इन चारों लेसन में से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी अपन शुरू कर रहे हैं अध्याय 1 आवर्तबीजीय पादपों में जनन। पहले इस पाठ के मुख्य टॉपिक देखें तो केवल 2 टॉपिक ही है, एक तो इसकी परिभाषा और दूसरा जनन की प्रकार। अगर हम जनन की परिभाषा देखें तो जीवों द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। जैसे अपन देखते हैं बाजरे से बाजरे का पौधा बनता है, आम के बीज से आम के समान पौधा बनता है। तो जीव अपने समान जो नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यही जनन कहलाती है। आवर्तबीजीय पादपों में जनन के समय ध्यान रखना पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इस पीढ़ी एकांतरण में 2 पीढ़ियां पाई जाती है, पहली बीजाणुबीज और दूसरी युग्मकोद्भिद। ये दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से बनती है और एक दूसरे को बनाती है। जैसे बीजाणुबीज से बनती है युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद से बनती वापस बीजाणुबीज। बीजाणुबीज पीढ़ी है, ये 2n होती है। दीर्घजीवी मतलब लंबे समय तक जीवित रहने वाली, स्वपोषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाती है और इसमें जड़, तना और पत्तियां पाई जाती है। यानी हम जो पेड़ देखते हैं आम का या बबूल का, ये बीजाणुबीज पीढ़ी को ही दर्शाता है। अब इस बीजाणुबीज पीढ़ी पर जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनती है, ये n यानी अगुणित होती है, अल्पजीवी यानी कम समय तक जीवित रहने वाली, और अत्यंत हाशित मतलब बहुत छोटी होती है, और बीजाणुबीज पीढ़ी पर भोजन के लिए निर्भर रहती है। अब हम पढ़ते हैं आवर्तबीजीय पादपों में जनन के प्रकार। तो मेन 2 प्रकार का है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अगर अपन अलैंगिक जनन की बात करें तो ये वापस 2 प्रकार का है, अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन वापस 2 प्रकार का है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन वापस 4 प्रकार का है, तने द्वारा, जड़ द्वारा, पर्ण द्वारा और जननांग द्वारा। जबकि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन 3 प्रकार का है, 3 विधियों से होता है, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। तो अपन शुरू कर रहे हैं पहला प्रकार अलैंगिक जनन। अगर इसकी परिभाषा देखें तो अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन के बिना होने वाला जनन, यानी ऐसा जनन जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही युग्मक संलयन यानी निषेचन होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इस अलैंगिक जनन को अपन असंग जनन भी कह सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखना इसमें जो संतति बनेगी वो क्लोन कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो संतति बनेगी वो आनुवंशिक और संरचनात्मक रूप से बिल्कुल जनक पादप के समान ही होती है। अब ये अलैंगिक जनन 2 प्रकार का है, पहला अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक प्रवर्धन। पहले अपन पढ़ते हैं अनिषेक बीजता, एगेमोस्पर्म। देखो एगेमोस्पर्म 3 शब्दों से बना है, ए दूसरा है गैमस और तीसरा है स्पर्मा। ए फॉर एब्सेंट, गैमस का मतलब फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और स्पर्मा मतलब सीड यानी बीज। यानी हिंदी में देखें तो अ मतलब अनुपस्थित, निषेक मतलब निषेचन, बीजता मतलब बीज, यानी बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है। और ऐसे बीज से फिर अगर नया पादप बनता है तो ये घटना अनिषेक बीजता कहलाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कायिक प्रवर्धन। तो इसमें पहले अगर परिभाषा देखें तो ऐसा जनन जिसमें पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण बीज के अतिरिक्त मतलब बीज के अलावा पादप के अन्य कायिक भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से होता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी पादप के कायिक भाग का प्रवर्धन करना, जड़, तना, पत्ती से नया पादप बनाना। अच्छा, अब पादप का वह कायिक भाग जिसका उपयोग कायिक प्रवर्धन में होता है, यानी कायिक प्रवर्धन के लिए हम पादप का जो कायिक भाग काम में लेंगे उसे प्रवर्ध कहते हैं। जैसे जड़ या तना या पर्ण, ये प्रवर्ध का उदाहरण है। अब ये कायिक प्रवर्धन के प्रकार देखें तो 2 प्रकार का है, पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब पहले अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसमें नए पादप का निर्माण प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति में अपना आप होता रहता है। अब इसके प्रकार देखें, ये 4 प्रकार का है, तने द्वारा, दूसरा जड़ द्वारा,
तीसरा पर्ण द्वारा और चौथा जननांग या पत्र प्रकलिका द्वारा। तने द्वारा में तने से नया पादप बनेगा। जैसे उदाहरण देखें तो अपन प्रकंद, इसमें आता है अदरक और हल्दी। कंद में आता है आलू। सर्क कंद में है प्याज और लहसुन। घन कंद में है अरबी और जमीन कंद। ऊपरी भूस्थारी में है घास। अंत भूस्थारी का उदाहरण है पुदीना। भूस्थारी में स्ट्रॉबेरी और भूस्थारिका के अंदर जल कुंभी। अब जड़ द्वारा में नए पादप का निर्माण जड़ से होगा। उदाहरण देखें तो नीम है, फिर इसके बाद चमेली, शीशम, शकरकंद, एस्पेरगस और डहेलिया। तो पर्ण द्वारा प्राकृतिक काय जनन का उदाहरण देखें तो ब्रायोफिलम, जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। इसमें ध्यान रखना पत्तियों के किनारे से नया पादप बनता है, जबकि बिगोनिया के अंदर जो पत्ती पर पर्णवृंत होता है और जो पर्ण शिराएं होती है वहां से नया पादप का निर्माण होता है। अब चौथा इसका प्रकार है जननांग द्वारा या पत्र प्रकलिका द्वारा। तो पहले अपन पत्र प्रकलिका की परिभाषा देखें तो पुष्प के जो कलिका होती है, जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो भोजन संचय करके ये गांठ के समान संरचना बदल जाता है और इस गांठ के समान संरचना को ही पत्र प्रकलिका कहते हैं। और जब ये पत्र प्रकलिका अपने मात्र पादप से अलग हो जाती है तो नए पादप का निर्माण करती है। इसका उदाहरण देखें तो अगेव, जिसको रामबास भी कहते हैं, डायोस्कोरिया, इसे रतालू भी कहते हैं, और ग्लोबा और लीलिया। तो ये अपना जो पढ़ा वो था अपना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब शुरू कर रहे हैं अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसमें पादप का निर्माण मानव द्वारा निर्मित विधियों से किया जाता है, यानी कृत्रिम रूप से किया जाता है। और इसमें 3 विधियां यानी 3 प्रकार से होता है। पहली कर्तन, दूसरा दाब लगाना और तीसरा रोपण या अध्यारोपण। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कर्तन। इसमें क्या करते हैं, पादप जैसे तना या जड़ है, इसका छोटा सा भाग काट लेते हैं और उस छोटे से भाग को जमीन में ऊर्ध्वाधर यानी सीधा गाड़ देते हैं और इसकी सिंचाई करते रहेंगे तो जो जमीन में हमने सीधा भाग गाड़ा था उससे नया पादप बन जाएगा। अब ये 2 प्रकार का होता है कर्तन, एक तो स्तंभ कर्तन और दूसरा मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन मतलब इसमें कर्तन के रूप में तने का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो गन्ना, अंगूर, गुलाब और बोगेनविलिया। तो मूल कर्तन में मूल को कर्तन के रूप में काम लिया जाता है। उदाहरण है इसका नींबू, अमरूद, सेब और चेरी। अब इस कर्तन को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो पहला प्रवर्ध की लंबाई कितनी दी आपने, दूसरा मात्र पादप की आयु कितनी थी जब उससे कर्तन काटा गया, तीसरा रोपण का वातावरण कैसा है, किस समय किस वातावरण रोपण किया गया और जिस मृदा में रोपण किया गया उसकी प्रकृति कैसी है। तो ये पहली विधि थी कर्तन। दूसरा दाब लगाना। कर्तन में हमने क्या किया था कि पादप का भाग काट के अलग किया था, फिर नया पादप बनाया था। तो दाब में क्या करते हैं, मात्र पादप की शाखा को उस मात्र पादप से अलग किए बिना, मतलब उसको काटेंगे नहीं, वो मात्र पादप से जुड़ा रहेगा और उस पर नया पादप का निर्माण किया जाता है। ये 2 प्रकार से होता है, पहला टीला दाब विधि और दूसरी गुट्टी या वायु दाब विधि। टीला दाब विधि का उदाहरण डायग्राम आप देख रहे हैं। जैसे कोई पादप उगा हुआ है, इस पादप को एक छोटी सी टहनी है, उसको अपन ने काट करके देखो मिट्टी में गाड़ दिया और इसके ऊपर हमने रेत का टीला बना दिया। अब इसकी सिंचाई करते रहते हैं तो जहां जहां पर संधियां होगी वहां वहां से नया पादप बन जाएगा। ध्यान रखना, जो पादप का भाग आपने जमीन में गाड़ा है उसमें कम से कम 2 या 3 पर संधियां होनी चाहिए। अब जो नए पादप बने इनको यहाँ से काट के अलग कर देते हैं और दूर दूर रोप दिया जाता है, फिर उनसे नया पादप बड़ा आकार में बन जाता है। इसका उदाहरण है चमेली और मोगरा। तो गुट्टी या वायुदा विधि में क्या करते हैं, ये बड़े वृक्षों के लिए काम में लेते हैं। तो ये किसके लिए थी, जिसकी शाखाएं लचीली हो ताकि जमीन में आराम से मोड़ के गाड़ सकें। अब इसमें बड़े वृक्ष हैं तो उसकी शाखा को जमीन में गाड़ के मोड़ नहीं सकते, तो सबसे पहले उसकी स्वस्थ शाखा लेते हैं और उस शाखा पर वलय के रूप में उसकी छाल को उतार देते हैं। अब ये जो छाल उतारी इस पर मांस या रुई से इसको ढक देते हैं। तो ये जो मांस या रुई से ढका हुआ भाग है ये गुट्टी कहलाता है। अब इसके ऊपर एक पात्र लगाकर इसकी बूंद बूंद पानी सिंचाई करते रहते हैं तो 4 या 8 सप्ताह में नए पादप बन जाएंगे, जिनको अलग अलग करके दूर रोप दिया जाता है। जैसे डायग्राम देखें अपन, ये अपने टहनी ली थी, इसमें से पहले अपन ने वलय के रूप में छाल को हटा दिया, फिर इसके ऊपर अपन ने मांस
या रुई बांध दी, ये क्या कहलाएगी? गुट्टी। अब इसके ऊपर हमने एक पात्र बांध दिया और इस पात्र से पानी बूंद बूंद करके इसकी सिंचाई करता रहेगा और यहाँ पर नए पादप बन जाएंगे जिनको इससे अलग करके जमीन में रोप दिया जाता है।